हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एप्टीट्यूड वाला मैथ्स रिमाइंडर्स की 6th क्लास आज हम लोग डिस्कस करेंगे। और आज हम लोग एक ही टाइप के क्वेश्चंस करेंगे जो बेस्ड है एक थ्योरम पे जिसको हम कहते हैं विल्सन्स थ्योरम। ठीक है, विल्सन्स थ्योरम। तो पहले समझते हैं विल्सन्स थ्योरम क्या है, फिर देखेंगे कि विल्सन्स थ्योरम को कैसे यूज में लाया जाता है रिमाइंडर्स के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले समझते हैं विल्सन्स थ्योरम। कुछ एग्जाम्पल लेते हैं, जैसे कि आप समझिए, सपोज कि हमने डिवाइजर ले लिया एक प्राइम नंबर से, हमने लिया 2 एक प्राइम नंबर है। हमने डिवाइजर लिया 3, हमने डिवाइजर लिया 5, हमने डिवाइजर लिया 7। 2, 3, 5, 7 सभी क्या है, प्राइम नंबर्स हैं। और ऊपर में हम ले लें 1 फैक्टोरियल, यहाँ पे ले लें हम लोग 2 फैक्टोरियल, यहाँ पे ले लें हम लोग 4 फैक्टोरियल, यहाँ पे हम लोग ले लें 6 फैक्टोरियल। पैटर्न समझ में आ रहा है? पैटर्न क्या है, अगर हम प्राइम नंबर p से डिवाइड कर रहे हैं तो ऊपर में क्या ले रहे हैं, p माइनस 1 फैक्टोरियल। ये हमारा पैटर्न है। ठीक, ओके। अब इसमें रिमाइंडर चेक कीजिए कि रिमाइंडर क्या आएगा। फैक्टोरियल 1 1 होता है, 1 में 2 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1। फैक्टोरियल 2 2 होता है, 2 में 3 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 2। फैक्टोरियल 4 होता है 24, 24 में करिएगा 5 से तो 5 4 जा 20, रिमाइंडर क्या आएगा, 4 आएगा। फैक्टोरियल 6 होता है आपका 720, 720 में 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, क्या आएगा, 6 आएगा। ठीक है, एक बात समझिए, यहाँ पे क्या पैटर्न नोटिस हो रहा है। 1 फैक्टोरियल था तो 1 आया, 2 फैक्टोरियल था तो 2 आया, 4 फैक्टोरियल था तो 4 आया, 6 फैक्टोरियल था तो 6 आया। तो p माइनस 1 फैक्टोरियल है तो रिमाइंडर कितना आएगा, p माइनस 1 आएगा। तो ये हमारा विल्सन्स थ्योरम होता है। ये कहता है कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर p एक प्राइम नंबर है, देन रिमाइंडर when p minus 1 factorial is divided by p is equal to p minus 1। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है। अगर p एक प्राइम नंबर है तो p माइनस 1 फैक्टोरियल में अगर आप p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, p माइनस 1 आएगा। ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम होता है, विल्सन्स थ्योरम होता है। अब विल्सन्स थ्योरम के कुछ कोरोलरीज भी होते हैं। ये तो मेन विल्सन्स थ्योरम का मेन स्टेटमेंट हो गया कि अगर p एक प्राइम नंबर है तो p माइनस 1 फैक्टोरियल में p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमेशा क्या आएगा, p माइनस 1 आएगा। जैसे हम लोग यहाँ देखें, इसके कुछ एग्जांपल भी देख सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि हम कहें कि लेट्स से 19 ले लिया और 18 फैक्टोरियल से डिवाइड कर दिया। 18 फैक्टोरियल में 19 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 18 आएगा। इसी थ्योरम से, सेम इसी थ्योरम से यहाँ पे लिख सकते हैं, p है, ये p माइनस 1 है तो p माइनस 1 ही रिमाइंडर हो जाता है। ठीक है, बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। आप कुछ पैटर्न भी यहाँ नोटिस कर सकते हैं। हमने कुछ प्राइम नंबर लिया, उससे एक कम फैक्टोरियल लिया, हर जगह रिमाइंडर आप एक पैटर्न आप नोटिस कर रहे हैं। 6 है तो 6, 4 है तो 4, 2 है तो 2, 18 है तो 18 ही होगा। ठीक है, ये हमारा विल्सन्स थ्योरम होता है। नाउ विल्सन्स थ्योरम के कुछ कोरोलरीज भी होते हैं। जैसे कि हमने p से डिवाइड किया लेकिन ऊपर में था p माइनस 1 फैक्टोरियल, लेकिन आप एक ऐसा देखिए, p माइनस 2 फैक्टोरियल में जब आप p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा, आप इसको भी एक बार चेक कीजिए। कुछ एग्जांपल लेते हैं, प्राइम नंबर ले लेते हैं जैसे 3, प्राइम नंबर ले लेते हैं 5, प्राइम नंबर ले लेते हैं 7। अब इससे 2 कम तो 1 फैक्टोरियल, 2 कम तो 3 फैक्टोरियल, 2 कम तो 5 फैक्टोरियल, ऐसे ही करेंगे। समझ में आ रहा है ना। 1 फैक्टोरियल में 3 से डिवाइड कीजिए तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1। 3 फैक्टोरियल होता है 6, 6 में 5 से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर आएगा 1। 5 फैक्टोरियल होता है 120, 120 में 7 से करेंगे तो 17 7 जा 119, रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो आप ये भी समझ सकते हैं कि यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1 आएगा। तो ये हमारा रिमाइंडर थ्योरम का मेन हुआ। और इसके 2 कोरोलरी, इसके और भी कोरोलरी बनाए जा सकते हैं, बट इसके 2 इंपॉर्टेंट कोरोलरी है जो याद रखिएगा। पहला क्या है, p माइनस 2 फैक्टोरियल में p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 आएगा। तो इसको अपने नोटबुक में नोट्स बना के लिख लीजिएगा। इसी तरीके से आप एक और चीज नोटिस कर सकते हैं, अगर हम p माइनस 3 फैक्टोरियल लें और उसमें p से डिवाइड करें तो रिमाइंडर क्या आएगा, ये भी आप एक पैटर्न में नोटिस कर सकते हैं। जैसे कि अगर हम लें प्राइम नंबर से 5 तो उससे 3 कम 2 फैक्टोरियल। अगर हम प्राइम नंबर लें 7 तो इससे
3 कम, तो यहां पे क्या होगा 4 फैक्टोरियल। इसी तरह से आप अगर प्राइम नंबर लेंगे 11, तो इससे 3 कम कितना होगा 8 फैक्टोरियल। नाउ 2 फैक्टोरियल में तो 2 ही आएगा। 4 फैक्टोरियल होता है 24, 24 में 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 3 या 21, रिमाइंडर कितना आएगा 3। 8 फैक्टोरियल को लिख लीजिए, 6 फैक्टोरियल होता है 720 और उसके बाद बचा 7 इंटू 8, तो 7 इंटू 8 कितना हो गया 56। 6 फैक्टोरियल इंटू 7 इंटू 8, 8 फैक्टोरियल, तो ये हो गया। अब इसमें देखिए 11 से डिवाइड कीजिए, 11 5 जा 55, तो यहां रिमाइंडर 1। यहां देखिए 11 6 जा 66, बचा 6 0, 11 5 जा 55, यहां रिमाइंडर 5, 5 इंटू 1, तो यहां रिमाइंडर कितना आएगा 5 आएगा। ठीक है, हमने 3 एग्जाम्पल लिए। अब एक यहां पे भी एक पैटर्न नोटिस कीजिए, ये 5 था और ये कितना है, ये है 5 माइनस 1/2, 5 माइनस 1 4/2 2। ये 7 है और इसको हम लिख सकते हैं 7 माइनस 1/2। ये 11 है, इसको हम लिख सकते हैं 11 माइनस 1/2, 10/2 कितना आएगा 5 आएगा। तो यहां भी एक पैटर्न मिल रहा है, जो प्राइम नंबर से डिवाइड कर रहे हैं दैट -1 डिवाइडेड बाई क्या 2। तो यहां पे भी हम लिख सकते हैं कि अगर यहां p से डिवाइड कर रहे हैं तो यहां जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा p माइनस 1/2 आएगा। तो हमारा ये वाला हुआ मेन स्टेटमेंट विल्सन्स थ्योरम का, और इसके 2 कॉरोलरी आप याद रखिएगा a और b। p माइनस 2 फैक्टोरियल में p से डिवाइड करेंगे रिमाइंडर 1, p माइनस 3 फैक्टोरियल में p से डिवाइड करेंगे तो p माइनस 1/2 आएगा। इसको हम लोग पैटर्न से यहां समझे हैं, लेकिन एक बात और समझिएगा कि इसको और भी तरीके से समझा जा सकता है। जरूरी नहीं है कि हम इसको पैटर्न लगा के ही समझें, इसको प्रूव भी किया जा सकता है, बट मैं उस डिस्कशन में अभी नहीं जाना चाह रहा हूं क्योंकि पैटर्न से बहुत आसानी से समझ में आ रहा है, वरना हम इसको प्रूव भी कर सकते हैं। आप चाहें तो एक एग्जाम्पल इसका मैं प्रूफ अभी आपको डिस्कस करके बताता भी हूं, बट कोई जरूरी नहीं है प्रूफ में जाने का। आप इसको सिंपल इसी तरीके से याद भी रख सकते हैं इन तीनों रिजल्ट्स को। हालांकि अभी हम लोग थोड़ी देर में इसका प्रूफ भी देखेंगे कि कैसे होता है, क्योंकि आपको थोड़ा लॉजिक भी समझाना जरूरी है। ठीक है, अब जैसे सपोज कीजिए हमें ये पता है कि रिमाइंडर व्हेन p माइनस 1 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई p, रिमाइंडर कितना होता है p माइनस 1, ये तो हमें मालूम है। अब p माइनस 2 देखिए यहीं से प्रूव हो जाएगा। कैसे होगा देखिए, p माइनस 1 फैक्टोरियल को लिखा जा सकता है p माइनस 1 इंटू p माइनस 2 फैक्टोरियल, ऐसे लिख सकते हैं ना। 5 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है 5 इंटू 4 फैक्टोरियल। 6 फैक्टोरियल को क्या लिखा जा सकता है 6 इंटू 5 फैक्टोरियल। तो उसी तरह से जो भी फैक्टोरियल है तो दैट नंबर इंटू इससे एक कम फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई p। अब p माइनस 1 में जब आप p से डिवाइड करेंगे, और हमको पता है कि यहां रिमाइंडर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं और इसमें रिमाइंडर कितना आया है p माइनस 1, तो जब भी दो नंबर का प्रोडक्ट होता है और किसी डिवाइजर से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर क्या होता है इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट। तो p माइनस 1 में p से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो p माइनस 1 ही आएगा, और p माइनस 2 में p से डिवाइड करेंगे तो मान लेते हैं कि रिमाइंडर कितना आता है r, और ये बराबर हमको मालूम है कितना रिमाइंडर आना है p माइनस 1। p माइनस 1 p माइनस 1 कैंसिल हो गया, तो इसका मतलब है कि r की वैल्यू कितनी आ गई 1, और r क्या था जब p माइनस 2 फैक्टोरियल को p से डिवाइड किए थे तो हमने क्या माना था r। तो यहां से हमें प्रूव भी हो गया कि रिमाइंडर व्हेन p माइनस 2 फैक्टोरियल इज डिवाइडेड बाई p इज इक्वल टू कितना 1। तो यही तो बताया था मैं, समझ में आ रहा है। तो 3 रिजल्ट है जो आप, तो हमने इसका प्रूफ भी देख लिया, हमने पैटर्न से देखा था पहले, अभी हम लोग इसको प्रूफ भी देख लिए हैं। हालांकि इस प्रूफ में जाने की जरूरत नहीं है, बस अब 3 रिजल्ट अभी याद रखिए। पहला रिजल्ट है कि अगर, या तीनों रिजल्ट को मैं एक साथ लिख दूं तो कह सकते हैं कि इफ p इज अ प्राइम नंबर, अगर p एक प्राइम नंबर है देन रिमाइंडर when p minus 1 factorial is divided by p is equal to p minus 1, remainder when p minus 2 factorial is divided by p is equal to 1, and remainder when p minus 3 factorial is divided by p is equal to p minus 1 by 2। हमने 3 तक दिया है, p माइनस 4 होगा, p माइनस 5 होगा, उसको भी निकाला जा सकता है, ऐसा नहीं है कि नहीं निकाला जा सकता है, बट ये 3 स्टैंडर्ड रिजल्ट आप जरूर ध्यान में रखिएगा। पहला, ये दूसरा और ये तीसरा। ठीक है, तो यही हमारा विल्सन्स थ्योरम होता है और उसके 2 कॉरोलरीज हो गए।
अब आज हम लोग इसी विल्सन्स थ्योरम पे कुछ क्वेश्चंस लेंगे, जो डायरेक्टली बेस्ड होगा, जो इनडायरेक्टली बेस्ड होगा, जो भी तरह के वेरिएशंस हो सकते हैं, कुछ वेरिएशंस हम लोग डिस्कस करेंगे विल्सन्स थ्योरम के आज के इस वीडियो में। आई होप इतना आपको समझ में आ गया होगा। अब आइए क्वेश्चंस पे आते हैं। कुछ कुछ क्वेश्चंस तो बहुत सिंपल हो जाएंगे। जैसे मान लीजिए कि अगर डायरेक्टली अगर पूछा जाए, कहेगा कि 28 फैक्टोरियल में 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बताइए। तो हमको पता है कि 29 तो प्राइम नंबर है तो p-1 में फैक्टोरियल में जब p से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर p-1 ही आता है। तो यहां रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 28 स्ट्रेट अवे कह सकते हैं। इसी तरीके से अगर 27 फैक्टोरियल होगा और 29 से डिवाइड करके पूछेगा कि रिमाइंडर बताइए, तो यहां भी हमको पता है ये p-2 फैक्टोरियल है और ये प्राइम नंबर है, तो यहां रिमाइंडर कितना आ जाएगा? यहां पे 1 आ जाएगा। इसी तरीके से अगर हम कहें 26 फैक्टोरियल और इसमें डिवाइड करें 29 से, 26 फैक्टोरियल p-3 हुआ ना, ये p है तो ये p-3 फैक्टोरियल है, तो p-3 फैक्टोरियल में क्या आता है? p-1/2 अभी देखा था। तो 29 - 1/2 यानी यहां रिमाइंडर कितना आ जाएगा? 14 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? तो इस तरीके से आप कुछ कुछ क्वेश्चंस कैसे हो सकते हैं? डायरेक्ट बेस्ड क्वेश्चंस हो सकते हैं, लेकिन सारे क्वेश्चन इतने डायरेक्ट नहीं होंगे। कुछ कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हो सकते हैं जो इससे थोड़ा ज्यादा समय लगेगा, कुछ और भी आपको करना होगा, डायरेक्ट फॉर्मूले से आपका काम नहीं चलेगा। तो वैसे क्वेश्चंस क्या होंगे, एक दो एग्जांपल वैसे भी पहले लेते हैं। अब देखिए, जैसे हम लोगों ने नीचे 29 रखा था प्राइम नंबर, ऊपर में क्या लिया था? 28 फैक्टोरियल, 27 फैक्टोरियल, 26 फैक्टोरियल। लेकिन सपोज कीजिए कि अगर 25 फैक्टोरियल हो जाए तो क्या करेंगे? तो हम तो p-4 के लिए आपको अभी तक बताया नहीं मैंने तो अभी तक हम लोग डिस्कस क्या किया? अभी तक p-1 फैक्टोरियल, p-2 फैक्टोरियल और p-3 फैक्टोरियल। लेकिन यहां पे क्या है? p-4 फैक्टोरियल। तो जब ऐसा हो, जब p-4 या p-5 फैक्टोरियल हो, तो उस केस में हम लोग को क्या करना है ये भी समझिए। आप इससे पहले का रिजल्ट यूज कीजिए। हमको ये पता है कि 26 फैक्टोरियल में अगर 29 से डिवाइड करें तो रिमाइंडर कितना आता है? 29 - 1 वो कितना आएगा? 28/2 कितना आएगा? 14। अभी देखा था पिछला क्वेश्चन। ये रिजल्ट तो हमें मालूम है ना, तो हम इसी रिजल्ट को यूज करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, इसको हम लिख सकते हैं कितना? 26 × 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय कितना? 29 इज इक्वल टू 14। ऐसा लिख सकते हैं। ये कितना है? 26 × 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 29 इज इक्वल टू 14। ऐसा लिख दिया। अब 26 में जब आप 29 से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से देखिए, हम इसको -3 कह सकते हैं ना। 26 में जब 29 से डिवाइड करेंगे 1 टाइम, रिमाइंडर कितना आ जाएगा? -3। तो हम कह सकते हैं निगेटिव रिमाइंडर का कॉन्सेप्ट यहां -3, और मान लेते हैं कि यहां रिमाइंडर r आएगा, तो -3 × r हमारा रिमाइंडर आना कितना चाहिए था? हमारा रिमाइंडर कितना आ रहा है? -3r। नाउ -3r है तो एक्चुअल रिमाइंडर क्या होगा? इसमें 29 ऐड करना पड़ेगा। 29 ऐड कर दें तो हमारा करेक्ट रिमाइंडर आ जाएगा। जब नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो क्या करते हैं? डिवाइजर ऐड करके पॉजिटिव बनाते हैं। तो इसका मतलब 29 ऐड करने के बाद ये आंसर कितना हो जाना चाहिए? 14। अब यहां से एक इक्वेशन बन गया, तो -3r इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना होगा? -15। तो r इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5। यानी कि 25 फैक्टोरियल में 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर हमने r माना था और r की वैल्यू क्या आ गई? 5 आ गई। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से भी आप, अब 25 भी निकल गया, इसी तरह से 24 रहेगा तो भी निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कह रहे हैं। ठीक है, इसी तरह से एक और एग्जांपल ऐसा लेते हैं, p-4 वाला ही। अब जैसे मान लीजिए 24 रहता तो हम क्या करते हैं? हम कहते हैं, अगर पूछता कि 24 फैक्टोरियल में 29 से डिवाइड करेंगे तो बताइए रिमाइंडर क्या होगा। सपोज ये क्वेश्चन रहता तो फिर हम लोग यही लॉजिक लगाते जो अभी किए। 24 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं? 24 इंटू इसको हम लोग क्या यूज, हमको ये निकालना है। ठीक है, ये हमें निकालना है तो हम पिछला रिजल्ट यूज करेंगे। 25 फैक्टोरियल में 29 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आया था? 5 आया था, उसी को यूज करते हैं। सो 25 फैक्टोरियल में 29 से डिवाइड किए तो रिमाइंडर कितना आया था? 5 आया था। इसको आप यूज कर सकते हैं। अब यूज करेंगे तो क्या होगा? हम इसको लिख सकते हैं 25 इंटू 24 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या? 29, और इसमें रिमाइंडर कितना आया था? 5 आया था, ये मुझे मालूम है।
अब 25 में 29 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, निगेटिव रिमाइंडर कितना आएगा, -4। तो यहां -4 और यहां मान लेते हैं r, तो -4r आना चाहिए रिमाइंडर हमारा। और नेगेटिव रिमाइंडर आता है तो क्या करते हैं, डिवाइजर ऐड करते हैं, या तो एक बार, दो बार, तीन बार, उतनी बार ऐड करते हैं कि हमारा रिमाइंडर क्या हो जाए, पॉजिटिव हो जाए। तो एक बार देखते हैं कि एक बार ऐड करने से होगा कि नहीं होगा। तो +29 करेंगे तो कितना आना चाहिए, 5। तो यहां से -4r इधर जाएगा तो कितना होगा, -24। 5 - 29 कितना हो जाएगा, -24। तो यहां से r की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गए। तो 24 में भी निकल गया। 23 में आएगा तो हम इसको, इस रिजल्ट को यूज कर लेंगे। 22, इस तरह से आप स्टेप बाय स्टेप कितना भी पीछे चला जाए फैक्टोरियल, 24, 23, 22, इस तरह से आप निकाल सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो इस तरीके से कितना भी पीछे जाए आप हमेशा पिछला रिजल्ट को यूज करके अगला निकाल सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या कहना चाह रहे हैं। जैसे एक और एग्जाम्पल देखिए, सपोज है, कहता है 69 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 73। 73 प्राइम नंबर है, तो 73 प्राइम नंबर है तो यहां उससे 4 कम है, हमको तो रिजल्ट कहां तक मालूम है, 3 ही तक का, तो 3 वाला रिजल्ट यूज करते हैं। हमें यह पता है कि 70 फैक्टोरियल में अगर 73 से डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, p-1/2, यानी कितना आएगा, 36 आएगा। ठीक है, ओके। नाउ 70 फैक्टोरियल को हम लिख सकते हैं 70 इंटू 69 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 73, सेम जैसे यहां कर रहे थे, इज इक्वल टू कितना हो गया, 36, जैसे यहां किए थे। 25 निकालना था, 26 में रिजल्ट मालूम था, 26 फैक्टोरियल को लिखा, 26 इंटू 25 फैक्टोरियल, इसको r मान लिया और r की वैल्यू निकाल लिया। यहाँ पे भी अब 25 मालूम चल गया था कि 25 में 5 आता है, तो 24 निकालना है तो 25 वाला रिजल्ट यूज कर रहे हैं। अब 25 फैक्टोरियल को लिख दिया, 25 इंटू 24 फैक्टोरियल, अब इसको r मान लिया तो यहाँ से r की वैल्यू आ गई। तो सेम चीज यहाँ पे भी करेंगे। 69 निकालना है, 70 में हमें रिजल्ट मालूम है, अब इसको हम r मान लेंगे। तो 70 में 73 से डिवाइड करेंगे तो -3, और यहाँ मान लेते हैं r, तो -3r रिमाइंडर आया है। तो -3r तो पॉजिटिव नहीं है, तो हमको क्या करना होगा, इसमें डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा। लेकिन अब यहाँ देखिए, यहाँ थोड़ा सा चेंज हो जाएगा। अगर आप एक बार डिवाइजर ऐड करेंगे और तब देखेंगे कि 36 आ रहा है कि नहीं, तो चेक कीजिए, यहाँ से आ जाएगा -3r इज इक्वल टू -37। तो r आ गया कितना, 37/3। बट ये पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं पॉसिबल है, क्योंकि ये नंबर एक इंटीजर है और ये नंबर भी एक इंटीजर है। तो जब एक इंटीजर में दूसरे इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी इंटीजर आना चाहिए। यहाँ पे क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया। इसका मतलब है कि एक बार 73 नहीं ऐड किया गया होगा, उससे ज्यादा बार ऐड किया गया होगा। तो 2 बार ऐड करके देख लेते हैं। तो ये पहला केस था, ये तो हुआ नहीं, तो हम दूसरा केस बनाते हैं। -3r + 146, 2 बार ऐड करने से शायद 36 आ रहा हो। यहां से भी चेक कर लीजिए, -3r इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो -110, तो यहां से r आ जाएगा 110 डिवाइडेड बाई 3। ये भी हमारा इंटीजर नहीं है, तो इसको भी छोड़ दीजिए। तो एक और केस बनाइए, -3r + 3 बार ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 219 इज इक्वल टू 36। तो यहां से आ गया -3r इज इक्वल टू, ये -219, तो 219 में से 36 अगर जाएगा, 36 जाएगा तो कितना हो जाएगा, 3, और ये 18 -183। तो यहां से r आ गया कितना, 61, और ये तो इंटीजर है, इसका मतलब ये वैलिड है। तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो आंसर होगा वो कितना हो जाएगा, 61 हो जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, कभी कभी एक बार ही डिवाइजर ऐड करने से हो सकता है पॉजिटिव आ जाए। एक बार में नहीं आएगा तो 2 बार में होगा, 2 बार में नहीं होगा तो 3 बार में होगा। आपको तब तक ट्रायल लेते जाना होगा जब तक आपका रिमाइंडर क्या हो जाए, इंटीजर आ जाए। इंटीजर आ जाएगा तो वही आपका आंसर हो जाएगा। तो ऐसे क्वेश्चन आप इस तरीके से कर सकते हैं। आई होप इतना आपको समझ में आया होगा। इसमें और भी क्वेश्चंस बनते हैं विल्सन्स थ्योरम पे बेस्ड, कुछ और एग्जांपल हम लोग देखते हैं आगे। जैसे सपोज कीजिए कि हम लोग एक एग्जांपल लें, 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 169। ठीक है, 25 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय 169। अब इसको कैसे करेंगे देखिए। अब अगर आप यहां देखें तो हम लोग विल्सन थ्योरम कब यूज करते थे, जब डिविडेंड फैक्टोरियल के फॉर्म में होता है तभी विल्सन थ्योरम यूज होता है। और डिवाइजर क्या होता है, प्राइम नंबर। अभी देखा था सब क्या था, प्राइम नंबर था। लेकिन यहां पे ये प्राइम नंबर नहीं है, ये क्या है, प्राइम नंबर का स्क्वायर है। क्या है, 13 का स्क्वायर। और ये भी अब फैक्टोरियल जो है ये इससे काफी कम है। तो इसको कैसे करेंगे समझिए। जब भी प्राइम नंबर कई बार मल्टीप्लाइड हो नीचे डिवाइजर में, तो आप उसको इसको खोलिए।
इसको जब आप एक्सपैंड करेंगे तो आप ऐसे कहेंगे 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू 12 कर लीजिए एक साथ, ठीक है। और नीचे 13 प्राइम नंबर है इसलिए 13 को यहां अलग कर दीजिए, इनटू अब बाकी क्या बचा 14 15 से लेके कहां तक 25 तक, डिवाइडेड बाय क्या 13 इंटू 13, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। अब एक 13 और ऊपर से एक 13 और नीचे से एक 13 हम बाहर ले सकते हैं, तो 13 और 13 अगर हम बाहर ले लें तो ऊपर में बचा ये कितना फैक्टोरियल 12, ठीक है, इनटू ये नंबर क्या है 14 इंटू 15 इंटू कितना 25 और डिवाइडेड बाय कितना 13। अब इस केस में रिमाइंडर निकाल दें तो हमारा एक्चुअल आंसर क्या हो जाएगा 13R। यही तो करते थे ना, जो भी यहां रिमाइंडर आएगा उसका के टाइम्स, जो के बाहर लिया है तो कॉमन लिया है 13 ऊपर नीचे, तो यहाँ रिमाइंडर R, तो एक्चुअल आंसर कितना हो जाएगा 13R। पहले के वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं ये सब कॉन्सेप्ट, शुरू के 2 वीडियोस में ये सब देखे थे कॉन्सेप्ट। अब 12 फैक्टोरियल में 13 से डिवाइड करेंगे तो हमको तो रिमाइंडर पता है कितना होगा 12 ही होगा। एक बार यहां भी निकाल लेते हैं। यहां देखिए जब कई सारे नंबर में 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या होगा इंडिविजुअल रिमाइंडर, तो 14 में 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर आएगा 1, 15 में करेंगे तो 2, ऐसे करते करते 25 में करेंगे तो कितना आएगा 12 आएगा, तो 1 इंटू 2 इंटू 3 अप टू कहां तक फैक्टोरियल 12। तो इसका मतलब है कि फैक्टोरियल 12 इंटू फैक्टोरियल 12 डिवाइडेड बाय क्या 13। अब यहां रिमाइंडर 12, यहां भी रिमाइंडर 12, तो 12 इंटू 12 और डिवाइडेड बाई 13। अब 30 से नेगेटिव रिमाइंडर ले लीजिए -1, यहां भी रिमाइंडर कितना -1 इंटू -1 कितना 1। तो जो r की वैल्यू आई वो कितनी आई 1 आ गई। जो अंदर में रिमाइंडर आएगा वो कितना होगा 1 होगा, तो बाहर 13 कॉमन है, तो हमारा जो आंसर होगा वो 13R यानी 13 इंटू 1 कितना हो गया 13 हो गया। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं। हमने क्या किया, हमने इसमें से ऊपर नीचे 13 बाहर ले लिया। अब एक ही प्राइम नंबर बचा, जब एक प्राइम नंबर बचा तो हम विल्सन थ्योरम लगा सकते हैं। विल्सन थ्योरम तभी लगेगा जब डिवाइजर क्या होगा प्राइम नंबर। अब हम विल्सन थ्योरम लगा सकते हैं, तो 12 फैक्टोरियल में तो 12 आ जाएगा। अब ये 14 15 से 25 है, इसमें जब 13 से डिवाइड करेंगे तो 1 2 3 से लेकर 12, 1 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 12 भी 12 फैक्टोरियल, तो 12 फैक्टोरियल इंटू 12 फैक्टोरियल में 13 से डिवाइड करना है। p-1 फैक्टोरियल में p से डिवाइड करते हैं तो p-1 ही रिमाइंडर होता है, तो यहाँ रिमाइंडर 12, यहाँ भी रिमाइंडर 12। अब नेगेटिव रिमाइंडर लगा लिए, यहाँ -1 यहाँ -1 इंटू -1 1 हो गया, तो r आ गया 1, बाहर में 13 कॉमन है, तो हमारा आंसर 13R यानी कितना हो जाएगा 13 हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आया होगा क्या कहना चाह रहे हैं। अब इस तरह के इसी पे कई सारे वेरिएशन हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे हमने एक बार 13 कॉमन लिया। अब एक और एग्जांपल देखिए इसी तरह का, सपोज कहता है 31 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई 1331। अब हमको पता है कि ऊपर नीचे क्या है, ये कितना है, ये है 11 का क्यूब। 11 का क्या है क्यूब है, तो हमको यहाँ पे 2 बार 11 बाहर लेना होगा। यहाँ पे 1 बार लेना था बाहर, यहाँ पे हमको 2 बार प्राइम नंबर बाहर लेना होगा, तभी नीचे डिवाइजर 11 बचेगा। 11 स्क्वायर कॉमन होगा। अब कैसे होगा देखिए, इसको हम लिख सकते हैं 1 से 31 को लिख सकते हैं 1 से 11 यानी 11 फैक्टोरियल इंटू कितना 10 हो गया, इंटू कितना 11 इंटू 12 से लेके कहां तक 21 तक, फिर एक बाहर आएगा क्या 22 इंटू फिर 23 से लेके कहां तक 31 तक, ऐसा कर सकते हैं। डिवाइडेड बाय क्या 11 इंटू 11 इंटू 11। इसको हमने ब्रेक कर दिया, 1 से 31 है तो 1 से 10 बाहर, फिर 11, फिर 12 से 21, फिर 22, फिर 23 से 31। ठीक है। अब देखिए एक 11 कॉमन है, यहां से भी इसको भी 11 कॉमन ले सकते हैं, तो ले लेते हैं। 121 कॉमन ले लिया, तो यहां क्या बचा 10 फैक्टोरियल इंटू ये बचा 12 से लेके कहां तक 21 तक का प्रोडक्ट, इंटू यहां से 11 बाहर लिए तो क्या बचा हुआ है 2, इंटू यहां पे क्या बचा हुआ है 23 से 31, ये पूरा बचा हुआ है। ठीक है, डिवाइडेड बाय एक 11। ठीक है, ओके, इसको आप अच्छे से लिख लीजिए 121 बाई 121 इस तरीके से। ठीक है, ऊपर भी 121 नीचे भी 121 कॉमन ले लिया। अब इस केस में जो भी हमारा रिमाइंडर आएगा इंटू 121 हमारा क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। अब देखिए 10 फैक्टोरियल में तो 10 आएगा, और ये भी क्या है 12 में जब आप 11 से डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, तो 1 इंटू 2 यहाँ पे भी कितना आएगा
10 आएगा, तो ये भी 1 इंटू टू इंटू टू अप टू 10 यानी 10 फैक्टोरियल, तो ये भी 10 फैक्टोरियल, ये भी 10 फैक्टोरियल हो जाएगा इंटू 2। और यहां भी देखिए 11 टू जा 22 कितना बचेगा 1, 11 टू जा 22 कितना बचेगा 9, तो यहाँ 1 से लेके 9 ही है, यानी ये कितना है 9 फैक्टोरियल। तो हम लिख सकते हैं 121 बाई 121 10 फैक्टोरियल इंटू 10 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू कितना 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या 11। समझ में आ रहा है क्या कर रहे हैं? ये भी इसमें 11 से डिवाइड करिएगा सब में। जब कई सारे नंबर का प्रोडक्ट होता है तो रिमाइंडर क्या होता है, इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट। तो यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3, यहाँ 10, तो 1 से लेके 10 यानी 10 फैक्टोरियल। 2 तो 2, 11 टू जा 22 तो यहाँ 1 आएगा, 11 टू जा 22 तो यहाँ 9 आएगा, तो 1 से लेके 9 यानी 9 फैक्टोरियल। अब हमको पता है 10 फैक्टोरियल में रिमाइंडर आता है 10, ठीक है। इसमें भी रिमाइंडर आएगा 10 क्योंकि प्राइम नंबर है, इसमें रिमाइंडर आएगा 2 और इसमें रिमाइंडर आएगा 1। p माइनस 2 में 1 आता है। नाउ 10 इंटू 10 इंटू 2 कितना हो गया 200, या इसको ऐसे समझिए 11 10 इंटू 10 100 का मतलब कितना -1। समझ में आ रहा है? ये 1 100 है ना, तो 100 का मतलब 11 9 या 99, तो यहाँ रिमाइंडर 1 1 इंटू 2 2, तो r की वैल्यू कितनी हो गई 2। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे 100 है, 100 जब इंडिविजुअल रिमाइंडर्स का प्रोडक्ट डिवाइजर से ज्यादा होता है तो फिर से डिवाइड करते हैं, तो 100 इंटू 2 100 है तो 11 9 या 99 तो 1, और यहाँ 2 1 इंटू 2 2, तो r आ गया 2। तो हमारा जो एक्चुअल आंसर होगा वो होगा 121 जो बाहर है इंटू 2 यानी कितना 242। तो हमारा आंसर कितना हो गया 242। तो इस तरह का वेरिएशन हो सकता है। ये क्या वेरिएशन था, जब डिवाइजर प्राइम नंबर ना हो, प्राइम नंबर का कोई पावर हो। p स्क्वायर होगा तो एक p बाहर आएगा, p क्यूब होगा तो p स्क्वायर बाहर आएगा। अल्टीमेटली नीचे जो बचना चाहिए वो p बचना चाहिए। p पावर 4 होता तो p क्यूब बाहर आ जाता। तो इस तरह के का भी एक वेरिएशन हो सकता है रिमाइंडर के क्वेश्चन में। विल्सन थ्योरम पे ही बेस्ड था ये भी, ठीक है। ओके, अब एक और टाइप का क्वेश्चन मैं आपको बताता हूं इसी में। जैसे सपोज कीजिए कहता है फैक्टोरियल 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय 33, ठीक। पूछेगा रिमाइंडर बताइए, फैक्टोरियल 10 डिवाइडेड बाय 33 फाइंड आउट द रिमाइंडर। अब हमें फैक्टोरियल, यहां पे ये प्राइम नंबर तो नहीं है, तो जब डिवाइजर प्राइम नहीं हो, प्राइम का स्क्वायर क्यूब भी नहीं हो, ऐसा कुछ भी नहीं है, तो आप हमेशा ऐसे कर सकते हैं, इसको 2 नंबर में ब्रेक कीजिए। तो ये कितना होगा 3 इंटू 11। अब 11 तो प्राइम है और इंटू 3 है। अब हमने आपको बताया था ना एक पैटर्न शुरू में ही, जब किसी भी नंबर में a से डिवाइड करेंगे अगर रिमाइंडर आता है r1, इसी नंबर में b से डिवाइड करने पे रिमाइंडर आता है r2, तो उसी नंबर में a इंटू बी से डिवाइड करने पे क्या रिमाइंडर आएगा ये हम निकाल सकते हैं। ये बताया था। तो सेम वही लॉजिक हम लोग यहाँ पे लगाने वाले हैं। कैसे लगेगा इसको पहले समझिए। जैसे 10 फैक्टोरियल में अगर हम 3 से डिवाइड करें तो बहुत क्लियर है कि रिमाइंडर कितना आएगा 0 आएगा। क्यों? क्योंकि इसमें तो 1 इंटू 2 इंटू 3 है, 3 है ऊपर में, तो 3 3 कट जाएगा, इसका मतलब रिमाइंडर 0 आएगा। तो हम कह सकते हैं कि 10 फैक्टोरियल जो है वो 3 का मल्टीपल है, तभी तो 3 से डिविजिबल है, तो यानी 3 का मल्टीपल है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि 10 फैक्टोरियल इज सम मल्टीपल ऑफ 3, ऐसा कह सकते हैं, 3 इंटू x है। क्लियर है? फिर हम लोग 11 से डिवाइड करते हैं, तो 10 फैक्टोरियल में 11 से डिवाइड करने पे हमको पता है कि रिमाइंडर कितना आएगा, विल्सन थ्योरम से 10 आएगा। यानी कि 10 फैक्टोरियल 11 के किसी मल्टीपल से 10 ज्यादा है, तो 11 इंटू वाई प्लस कितना है 10 है, ऐसा भी कह सकते हैं। अब हम लोग क्या करते थे, ट्रायल लेते थे, याद कीजिए। अब हमको एक ऐसा नंबर लेना है जो 3 का मल्टीपल भी हो और 11 के मल्टीपल से 10 ज्यादा भी हो। तो क्या करते थे, यहाँ पे छोटा डिवाइजर था 3 है डिवाइजर, यहाँ बड़ा डिवाइजर है 11 है डिवाइजर, तो जो बड़ा डिवाइजर होता था उसी पे ट्रायल लेते थे। तो y का वैल्यू 0 1 2 3 ऐसे लेते जाइए। 0 लेंगे तो 10 आएगा, 1 लेंगे तो 21 आएगा, 2 लेंगे तो 22 और 10 32 आएगा, 3 लेंगे तो 33 और 10 43 आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इस तरह से होगा। अब हमें क्या करना है, हमें ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 11 के मल्टीपल से 10 ज्यादा भी हो और 3 का भी मल्टीपल हो। तो 11 के मल्टीपल से 10 ज्यादा तो ये सारे हैं, सारे के सारे हैं। अब हमें ये ढूंढना है कि इनमें से कौन सा 3 का मल्टीपल भी है। तो 3 से डिवाइड करके रिमाइंडर चेक कर लेते हैं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 आएगा, तो ये तो होगा नहीं। 3 से इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 आएगा, इसका मतलब ये हो गया। तो 21 ऐसा सबसे छोटा नंबर होगा जो 11 से डिवाइड करने पर 10 रिमाइंडर देगा और 3 का मल्टीपल भी
होगा। ठीक है, तो हमने बताया था आपको कि इस ऐसे नंबर का हम लोग जनरल फॉर्म भी लिख सकते हैं। जनरल फॉर्म क्या होता था, दोनों डिवाइजर का प्रोडक्ट, तो 3 और 11 का प्रोडक्ट 33 इंटू के अब प्लस स्मॉलेस्ट नंबर कितना 21, ये हमारा जनरल फॉर्म हो गया। तो हमारा जो फैक्टोरियल 10 है वो इसी फॉर्म में होगा, 33 के किसी मल्टीपल से 21 ज्यादा होगा, ये समझ में आ रहा है। और हमको फैक्टोरियल 10 में किससे डिवाइड करना था 33 से, तो इसमें 33 से जब आप डिवाइड करेंगे तो यहाँ तो रिमाइंडर 0 आएगा, यहाँ रिमाइंडर 21 आएगा, यानी जो हमारा आंसर होगा वो कितना होगा 21 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या कह रहे हैं। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये बहुत जगह पे लगता है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ रहा होगा क्या किए हैं। अब यहीं पे मान लीजिए सपोज 10 फैक्टोरियल की जगह अगर यहाँ पे डिवाइडेड बाई जो 33 था उसकी जगह अगर हो जाता 44, ठीक है, तो कोई चिंता की बात नहीं थी, सेम मेथड लग जाएगा। 44 को हम क्या कहेंगे 4 इंटू 11। अब हमको ये पता है कि फैक्टोरियल 10 में 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर क्या आएगा 0, यानी कि फैक्टोरियल 10 4 का एक मल्टीपल है। और फैक्टोरियल 10 में 11 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा 10, विल्सन्स थ्योरम से, यानी कि फैक्टोरियल 10 11 के किसी मल्टीपल से कितना ज्यादा है 10 ज्यादा है। सेम लॉजिक जो यहाँ पे था वही चीज यहाँ पे भी कर सकते हैं। अब हमको एक ऐसा नंबर ढूंढना है जो कि 11 के मल्टीपल से 10 ज्यादा हो और 4 का भी मल्टीपल हो, तो इसी पे ट्रायल कर लेते हैं। तो y का वैल्यू 11y, सेम आप सेम चीज कर रहे हैं, y का वैल्यू आप लेते जाइए 0 1 2 3 4, 0 लेंगे तो 10 आएगा, 1 लेंगे तो 21 आएगा, 2 लेंगे तो 32 आएगा, 3 लेंगे तो 43 आएगा, ऐसे होगा। तो ये सारे नंबर वो हैं जो 11 के मल्टीपल से 10 ज्यादा है। अब हमको ऐसा भी देखना है जो कि 4 का मल्टीपल भी हो, तो हम क्या करेंगे 4 से डिवाइड कर देंगे और चेक कर देंगे रिमाइंडर। तो 4 2 जा 8, तो यहाँ तो 2 आ गया, तो ये नहीं होगा। 4 5 जा 20, तो यहाँ 1 आ गया, तो ये भी नहीं होगा। 4 8 जा 32, तो 0, तो यही होगा। यानी कि ऐसा सबसे छोटा नंबर क्या होगा 32। और जनरल फॉर्म हमको पता है क्या होता है, दोनों डिवाइजर का प्रोडक्ट। ऐसा हमेशा एक चीज और समझिएगा कि दोनों नंबर ऐसा लेना है कि को प्राइम हो, दोनों में कुछ भी कॉमन ना हो। यहाँ पे भी ए और बी क्या है को प्राइम है, ये हमेशा ध्यान रखना है। तो हम कह सकते हैं जनरल फॉर्म क्या होगा 4 इंटू 11 कितना 44 के अब प्लस सबसे छोटा नंबर क्या 32, यानी कि हम कह सकते हैं कि फैक्टोरियल 10 44 के किसी मल्टीपल से 32 ज्यादा है, ऐसा कह सकते हैं। और इसमें हमको किससे डिवाइड करना था 44 से, तो 44 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 0 और यहाँ रिमाइंडर 32, तो हमारा जो आंसर आएगा वो कितना आएगा 32 आएगा। ठीक है, समझ में आ रहा होगा। सेम लॉजिक था, जो यहाँ था वही यहाँ था। ठीक है, इसी कॉन्सेप्ट पे बेस था। ये एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कहीं पे भी यूज में आता है, कई जगह पे ये रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट में यूज में आता है। तो ये भी एक टाइप का वेरिएशन हुआ जब डिवाइजर जो है वो प्राइम नंबर ना हो, प्राइम नंबर का कोई मल्टीपल हो, 3 टाइम्स प्राइम नंबर, 4 टाइम्स प्राइम नंबर, ऐसे करके। तो ये भी एक एग्जाम्पल हो सकता है, आपका विल्सन थ्योरम का एप्लीकेशन पे बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है। आई होप आपको समझ में आया होगा। कुछ और अगर आप क्वेश्चन देखना चाहें तो एक क्वेश्चन और, फाइनल क्वेश्चन आज देखते हैं इसी पे। जैसे मान लीजिए कहता है फैक्टोरियल 9 इंटू फैक्टोरियल 10 इंटू फैक्टोरियल 11 इंटू फैक्टोरियल 12 टू द पावर 153 डिवाइडेड बाय कितना 13। पूछेगा रिमाइंडर बताइए इसमें क्या होगा। ठीक है, ये क्वेश्चन है। अब हमें फैक्टोरियल 10 में तो पता है कितना आएगा p माइनस 1/2, तो p माइनस 1/2 हमें ये पता है कि फैक्टोरियल 10 में जब 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर आता है 13 माइनस 1/2, यानी कितना आएगा 6 आएगा। फैक्टोरियल 11 में जब हम 13 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ रिमाइंडर 1 आएगा, ये भी पता है। फैक्टोरियल 12 में जब 13 से डिवाइड करते हैं तो यहाँ रिमाइंडर 12 आता है, ये भी पता है। अब बच क्या गया फैक्टोरियल 9, तो फैक्टोरियल 9 हमें निकालना पड़ेगा पहले। फैक्टोरियल 9 में क्या आएगा, तो क्या करेंगे फैक्टोरियल 10 वाला रिजल्ट यूज कर लेंगे जो बताया था। हमको ये पता है कि 10 फैक्टोरियल में जब 13 से डिवाइड करते हैं तो रिमाइंडर कितना आता है 6 आता है। नाउ 10 फैक्टोरियल को क्या लिख सकते हैं 10 इंटू 9 फैक्टोरियल डिवाइडेड बाई क्या 13, और यहाँ रिमाइंडर क्या आएगा 6 आएगा। ठीक है, अब 10 में 13 से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव रिमाइंडर के कॉन्सेप्ट से हम लोग इसको लिख सकते हैं कितना -3। सो -3, और इसमें मान लेते हैं रिमाइंडर r आता है। 9 फैक्टोरियल में 13 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर r आता है, तो -3r होना चाहिए रिमाइंडर। लेकिन -3r की जगह आ कितना रहा है 6। इसका मतलब इस नेगेटिव को पॉजिटिव कैसे बदलेंगे, इसमें हमको डिवाइजर को ऐड करना पड़ेगा,
या तो एक बार ऐड करें या 2 बार या 3 बार, कुछ तो ऐड करना पड़ेगा। तो एक बार ऐड करके देखते हैं होता है कि नहीं। तो अगर हम एक बार ऐड करेंगे तो रिमाइंडर कितना आना चाहिए, 6। चेक कीजिए, -3r, ये उधर जाएगा तो कितना होगा, -7। तो r यहां से आ रहा है 7/3, जो एक इंटीजर नहीं है इसलिए वैलिड नहीं है। क्यों? क्योंकि एक इंटीजर में जब आप इंटीजर से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर भी क्या आएगा, इंटीजर ही आएगा, तो ये तो नहीं होगा। ओके, हमको पता है ना फैक्टोरियल 9 इंटीजर है, उसमें जब 13 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर तो इंटीजर ही आना चाहिए, तो यहाँ तो नहीं आया। तो इसका मतलब r को हो सकता है 2 बार ऐड किया गया होगा, तो 2 बार करके देखते हैं। तो -3r था, 2 बार ऐड करेंगे तो 26 इज इक्वल टू 6। तो यहां से -3r इज इक्वल टू -20, तो यहां से भी नहीं आएगा 20/3। अब क्या कर सकते हैं, -3r प्लस, अब हम इसको 3 बार ऐड कर दें तो कितना हो जाएगा, 39। 13 3 जा 39, तब हो सकता है 6 आ जाए। तो -3r इज इक्वल टू, ये उधर जाएगा तो कितना होगा, -33। इसका मतलब r इज इक्वल टू क्या हो गया, 11। तो ये भी पता चल गया। अब हमको सब मालूम है, फैक्टोरियल 9 में रिमाइंडर कितना आएगा, 11 आएगा। फैक्टोरियल 10 में रिमाइंडर कितना आएगा, 6 आएगा। फैक्टोरियल 11 में रिमाइंडर 1 आएगा। और फैक्टोरियल 12 में रिमाइंडर आएगा -12 आएगा। ठीक है, ऐसा आएगा। तो हम कह सकते हैं इसको अब यहां से कि 11 × 6 × 1 × 12 का पावर कितना, 153 डिवाइडेड बाय क्या, 13। ठीक है, अब देखिए 11 6 जा 66 और 1 × 12 हो गया 12 का पावर 153 डिवाइडेड बाय क्या, 13। 13 5 जा 65, तो यहाँ रिमाइंडर 1। 13 1 जा 13, तो यहाँ रिमाइंडर -1। 1 × -1 -1 का पावर 153, यानी रिमाइंडर कितना होगा, -1। -1 है, इसका मतलब जो एक्चुअल रिमाइंडर होगा उसमें डिवाइजर ऐड करना पड़ेगा, तो डिवाइजर ऐड कर देंगे, कितना आ जाएगा, 12 आ जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्या है। ओके, तो इस तरह से हम लोग कुछ क्वेश्चंस आज देखे जो कि रिमाइंडर थ्योरम पे बेस्ड था। आई होप इतना आपको क्लियर हो गया होगा। तो क्या क्या देखा हम लोगों ने देखा कि विल्सन्स थ्योरम को यूज करने के लिए 2 ही कंडीशन है। पहला जो सबसे इंपॉर्टेंट कंडीशन है वो है डिविडेंड जो होना चाहिए वो किसके फॉर्म में होना चाहिए, फैक्टोरियल के फॉर्म में। ठीक है, और जो दूसरा कंडीशन है वो है डिवाइजर। डिवाइजर या तो प्राइम नंबर हो सकता है या प्राइम नंबर का कोई मल्टीपल हो सकता है, p × n हो सकता है, या प्राइम नंबर का स्क्वायर, प्राइम नंबर का क्यूब, ऐसा भी हो सकता है। तो सारे केसेस हम लोगों ने आज देखे विल्सन्स थ्योरम के। आई होप आपको समझ में आ गया होगा विल्सन्स थ्योरम के सारे केसेस। अगले वीडियो में हम लोग रिमाइंडर से ही कुछ और कॉन्सेप्ट देखेंगे, कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टाइप देखेंगे। ठीक है, थैंक यू ऑल ऑफ यू।